हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन के बारे में। और इसको हम लोग बायोसिंथेसिस फेज के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन में आपकी क्या क्या चीजें बनती हैं वो सब के बारे में हमने बात किया था। तो आज का वीडियो है बेसिकली आपका डार्क रिएक्शन पे। तो आज आप पहले देखते हैं कि किस तरह से लाइट रिएक्शन में हम लोग को क्या क्या प्रोडक्ट मिला और डार्क रिएक्शन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें लाइट रिएक्शन के बारे में, तो लाइट रिएक्शन में हम लोग को मिला क्या क्या। तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहली चीज हम लोग को मिली थी NADPH2, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिड्यूसिंग पावर। साथ ही साथ हम लोग को मिला था ATP, जो कि आपका एनर्जी करेंसी है। और इसके साथ हम लोग को O2 मिला था, जो कि आपका लिबरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइट रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन हुआ कहाँ पे था, तो ये लाइट रिएक्शन हुआ था आपके ग्रेना में, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था। अब ध्यान देना, लाइट रिएक्शन जो होता है ये आपका कंप्लीटली लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस था, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। यानी इसके लिए क्या चाहिए, तो आपको लाइट चाहिए। बट जो डार्क रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन आपका लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, लाइट इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता, बट ये जो डार्क रिएक्शन है ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो बात को, कि आपका जो डार्क रिएक्शन है वो बेसिकली लाइट पे डिपेंड नहीं करता, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। और प्रोडक्ट में हम लोग को क्या क्या मिला था, NADPH2, ATP एंड O2। बट O2 पे डिपेंड नहीं करता, ये NADPH2 और ATP पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज कि भाई जैसे मान लो कि शाम का टाइम है, ठीक है। अब शाम का टाइम है तो क्या उस टाइम आपका लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होगा, और डार्क रिएक्शन क्या पूरी रात चलता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि जब मैं ये बोल रहा हूं कि डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करता, तो क्या लाइट डार्क रिएक्शन पूरी रात भर चलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि मान लो कि आपकी मिठाई की दुकान है, ठीक है। आपको लड्डू बनाना है ढेर सारा। अब लड्डू कब तक बनेगा, जब तक आपके पास इसकी बूंदी प्रेजेंट रहेगी। समझ रहे हो बात को, भाई बूंदी खत्म तो लड्डू बनाना खत्म। तो उसी तरह डार्क रिएक्शन भी तभी तक चलता है जब तक आपका लाइट रिएक्शन चल रहा हो। ठीक है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में आपका NADPH2 बन जाता है, ATP बन जाता है। तो जब तक आपका ये NADPH2 और ATP कंप्लीटली कंज्यूम ना हो जाए, जब तक ये दोनों आपका कंप्लीटली कंज्यूम ना हो जाए, तब तक आपका डार्क रिएक्शन चलेगा। और जैसे ही आपका ये दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो आपका डार्क रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब अगले दिन सुबह में वापस से लाइट आएगी, वापस से लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगा, और वापस से आपका डार्क रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं कि पूरी रात भर नहीं चलता, ये तभी तक चलता है जब तक आपके पास NADPH2 और ATP प्रेजेंट है। एक बार ये दोनों खत्म हो गए तो डार्क रिएक्शन भी आपका रुक जाता है, लेकिन अगली सुबह फिर लाइट आएगा, फिर डार्क रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो आ जाओ देखते हैं। तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या क्या था हमारे पास, तो प्रोडक्ट का, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था हमारे पास ATP था, NADPH2 था और O2 था। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें ATP और NADPH2 को यूज करते हैं और क्या बनाते हैं हम लोग, फूड का सिंथेसिस, जबकि शुगर है आपका। अच्छा, इसमें बताया मैंने कि ये जो फेज है वो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे। और एक बात सुन लो कि इट कैन बी वेरी इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल। जैसे ही आपका लाइट अनअवेलेबल होता है, द बायोसिंथेटिक फेज बोलने का मतलब है आपका डार्क रिएक्शन। ठीक है, कंटिन्यूज फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए चलेगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगले दिन फिर से लाइट आएगा, फिर से आपका ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये था डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अपने डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन होते होते हैं, डार्क रिएक्शन कहाँ पे आखिर चलेगा, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो आ जाओ पहले उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान देना, जब हम लोग डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो डार्क रिएक्शन बेसिकली आपका स्ट्रोमा में चलता है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स आपको डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए वो एंजाइम आपको कहाँ मिलेगा, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज, डार्क रिएक्शन जब भी होता है तो इसमें बेसिकली हम लोग दो टाइप के साइकिल पढ़ते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं C3 साइकिल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं C4 साइकिल। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि C3 क्या है, C4 क्या है, C3 कहाँ चलेगा, C4 कहाँ चलेगा, फिर उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो C3 साइकिल को हम लोग प्यार से बोलते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, और C4 साइकिल को हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल। अब केल्विन साइकिल क्यों बोला, क्योंकि भाई जिस साइंटिस्ट ने C3 साइकिल के बारे में बताया था उसका नाम था क्या, मेल्विन केल्विन। और हैच एंड स्लैक ने क्या क्यों बोला, क्योंकि C4 साइकिल जिसने दिया था उसका नाम क्या था, हैच एंड स्लैक। दूसरा चीज कि प्राइमरी कार्बन फिक्सेशन कौन करेगा, प्राइमरी कार्बन फिक्सेशन। जब प्राइमरी कार्बन फिक्सेशन की बात करेंगे तो केल्विन साइकिल में प्राइमरी कार्बन फिक्सेशन करने का काम है RuBt का, और C4 में काम है पेप का। पेप मतलब फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, और RuBt का पूरा नाम क्या है, राइबुलोज बिस फॉस्फेट। अच्छा, एंजाइम कौन से यूज होंगे, तो एंजाइम यूज होता है यहाँ पे रुबिस्को, और इसमें एंजाइम यूज होता है पेप्केज। ठीक है, तीसरा चीज, तीसरा चीज आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है वो है कि भाई प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो जब केल्विन साइकिल की बात करते हो तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका बनता है 3PGA। 3PGA का मतलब फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। और आपका जब C4 की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है OAA। OAA का मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अच्छा, 3PGA बेसिकली आपका 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं C3 साइकिल, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का बन रहा है, 3 कार्बन का बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, C3 साइकिल। और C4 में जो OAA है ये बेसिकली आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C4 साइकिल। ठीक है, तो C3 और C4 नाम किस पे पड़ा, तो बेसिकली फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, तो C3 में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है आपका 3PGA जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। और C4 में जो आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो है 4 कार्बन का कंपाउंड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, C4 साइकिल। चौथा चीज ये है कि ये होता कहाँ पे है। तो जब हम लोग C3 की बात करते हैं तो C3 में ये जो केल्विन साइकिल है वो मेसोफिल में होता है, और C4 में जो केल्विन साइकिल है वो आपका बंडल शीथ में होता है। देखो, C3 साइकिल चाहे C4 प्लांट हो चाहे C3 प्लांट हो दोनों में होगा, बिना C3 के आपका शुगर का सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो C3 चाहे C4 प्लांट हो चाहे C3 प्लांट हो दोनों में होता है, बट जगह अलग अलग है। अगर हम बात करें C3 में तो C3 में आपका C3 साइकिल कहाँ चलेगा, मीजोफिल में। और अगर C4 की बात करें तो उसमें C3 साइकिल कहाँ चलेगा आपका, बंडल शीथ में। तो बेसिकली ये कुछ डिफरेंस है आपके C3 और C4 प्लांट में जो कि अभी तक आपको जानने के लिए जरूरी था। इसके बाद और भी डिफरेंस है जो कि हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो आ जाओ एक बार थोड़ा सा इसके हिस्ट्री को देखते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहली चीज कि हम लोग डार्क रिएक्शन में क्या करते हैं, तो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलेगा और क्या बनाएगा, सी, यानी सिंपल सी बात है, आपका पास ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, जिसको कि हम लोग सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो CN
H2NON, अगर N को कॉमन कर लो तो CH2O होल N। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, या फिर शुगर। अब CO2 का जो एसिमिलेशन है, यानी CO2 से जो हमको ये डार्क रिएक्शन तरफ चलना है, तो वो दो तरह का पाथवे है। एक है C3 पाथवे, दूसरा है C4 पाथवे। C3 पाथवे क्या बोल रहा है? फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 फिक्सेशन इज C3 ऑर्गेनिक एसिड, जो कि कौन है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको कि हम लोग PGA भी बोलते हैं। और इसके बारे में बताया किसने था? मेल्विन केल्विन ने। किसको लेके प्रूव किया था? तो C14 आइसोटोप यूज किया गया था एल्गल फोटोसिंथेसिस। बेसिकली इस एल्गी में हम लोग यूज किए थे क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक आपका क्या है, एक क्या बोलते हैं, एल्गी है, जिसको कि यूज करके C3 साइकिल दिया गया था। C4 में देते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है आपका? OAA ऑक्सैलोएस्टिक एसिड है, जो कि 4 कार्बन का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? C4। तो होप सो यहां तक आपका क्लियर होगा। आ जाओ आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने C3 पाथवे के बारे में। C3 पाथवे, तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो, कोई भी C3 पाथवे हो, कभी भी आपको शुगर का फॉर्मेशन करना हो, तो उसमें बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हम लोग बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है। दूसरा प्रोसेस होता है रिडक्शन, और तीसरा प्रोसेस होता है RUBP रीजेनरेशन। अब बात को समझना, यहां देखो, जब C3 की बात कर रहे हैं तो बेसिकली CO2 कहां प्रेजेंट है? तो CO2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जो कि प्लांट के अंदर किसके थ्रू आएगा? आएगा वो स्टोमाटा के थ्रू। अब ऐसा तो नहीं कि स्टोमाटा के अंदर आ गया तो काम हो गया, नहीं। इसको फिक्स करना पड़ता है, इसको पकड़ना पड़ता है, और इसको पकड़ने के लिए हमारे पास जो चीज है उसका नाम क्या है? RUBP। RUBP बेसिकली CO2 को क्या करता है? फिक्स करता है, CO2 के साथ रिएक्ट करता है, और आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, और तभी जाके आपका डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। अब ध्यान देना, जैसे मान लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में आपने 10 रुपए लगाए। अब 10 रुपए लगाए हैं भाई बिजनेस में, तो सबसे पहला एम आपके पास क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला एम आपका यही होना चाहिए कि भाई जो 10 रुपया आपने लगाया है, वो 10 रुपया आपका क्या हो जाए? वापस हो जाए। उसी तरह हम लोग CO2 को पकड़ने के लिए जितना RUBP खर्च करेंगे, हमारा पहला एम यही होता है कि जितना RUBP दिए, वो RUBP हमारा वापस आ जाए, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं RUBP रीजनरेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बिना RUBP के रीजनरेशन के हमारा आगे का प्रोसेस इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे, इसीलिए RUBP का रीजनरेशन करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान दो। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है हमारे पास? कार्बन फिक्सेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं RUBP के बारे में एक कहानी सुनाना चाहूंगा, और ये कहानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आपको ये काम आने वाला है। अब ध्यान से सुनना। RUBP के लिए जो एंजाइम हम लोग को चाहिए, उसका नाम है रूबिस्को। अब रूबिस्को जो है ना, ये दो नेचर का है। रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो रूबिस्को का फुल फॉर्म है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। ध्यान देना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये दो जो नाम है ना, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये बहुत ही खतरनाक नाम है। इसको ऐसे समझो कि भाई रूबिस्को की शादी फिक्स हो रखी है CO2 के साथ, लेकिन इसका लफड़ा चल रहा है O2 के साथ। ठीक है, CO2 की शादी किससे फिक्स है? रूबिस्को के साथ, लेकिन इसका लफड़ा किससे चल रहा है? O2 के साथ।
अब ध्यान देना मेरी बात को गौर से, ध्यान यह देना है कि अगर रुबिस्को CO2 के साथ चली जाती है तब हमारा काम होगा फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर रुबिस्को हमारी बात ना मान के O2 के साथ चली जाती है तब यहां प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन। अब ये कैसे होगा तो ध्यान देना, अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहा O2 से तब RuBP एज अ कार्बोक्सिलेज काम करेगी, मतलब वो किसके साथ जाएगी, CO2 के साथ। अगर CO2 का कंसंट्रेशन O2 के बराबर रहेगा तब पर भी RuBP किसके साथ जाएगी, CO2 के साथ, क्योंकि भाई CO2 की है सरकारी नौकरी। समझ रहे हो बात को, और जिसकी सरकारी नौकरी होती है प्रेफरेंस उसी को दिया जाता है। और तीसरा केस, अगर CO2 का कंसंट्रेशन कम रहा O2 का ज्यादा रहा तब RuBP ना का तो ऐसे भी मन है भाई O2 के साथ जाने का, तब RuBP किसके साथ चली जाएगी, O2 के साथ। और इसी की वजह से आपका C3 और C4 में डिफरेंस आ जाता है, एक दरार आ जाती है C3 और C4 में, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत अगर आपको होगा तो हम लोग बात आगे तरफ से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। देखो तो क्या है भाई, तो ये आपका जो C3 पाथवे है वो हर प्लांट में होता है, चाहे वो प्लांट C3 प्लांट हो चाहे वो प्लांट C4 प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो उसमें C3 साइकिल आपका होता है। ये 3 स्टेज में होता है, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजेनरेशन। अब कैसे क्या काम होता है अच्छा देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपका ये काम चलता है। तो ध्यान देना, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए आपका जो केल्विन साइकिल होता है वो 6 टर्न चलता है। कितनी बार चलता है, 6 टर्न चलता है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग सभी चीजों को 6-6 लेके चलेंगे। जैसे देखो हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, 6CO2 प्लस 6RuBP। ठीक है, क्या क्या लिए हम लोग, 6CO2 और 6RuBP लिए हैं, और ये दोनों मिलके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, 3PGA। 3PGA का मतलब, 3 का बोलने का मतलब क्या है कि थर्ड पोजीशन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा। अच्छा, 3PGA कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। RuBP कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का। CO2 तो बेचारा 1 कार्बन का है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आपके लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कार्बन कितने हो गए, तो इसके पास 30 और इसके पास 6, टोटल कितने हो गए, 36 कार्बन। तो LH इक्वल टू RHS करना पड़ेगा। अब इसके पास एक के पास 3 कार्बन है, टोटल की 3PGA कितना बना होगा, 12 मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 12 मॉलिक्यूल 3PGA बनेगा। अब सुनना, जो 3PGA है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 13/PGA में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, 13/PGA, यानी पहले से इसके पास एक फॉस्फेट था, अब इसके पास कितने फॉस्फेट हो गए, 2 फॉस्फेट हो गए। तो भाई दूसरा फॉस्फेट कहां से आया होगा, तो दूसरा फॉस्फेट के लिए हम लोग को देना पड़ता है ATP, और यहां से ADP प्लस IP बनेगा, और ये जाके क्या, ये IP जाके जुड़ जाएगा 3PGA बना देगा। अच्छा, टोटल कितने थे, 12, यानी 13/PGA भी कितना बनेगा, 12 बनेगा, यानी टोटल ATP कितना देना होगा हम लोग को, 12। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है इसका हिसाब रखना बहुत जरूरी है। अब देखो ये 13/PGA ये कन्वर्ट होता है, ये बेसिकली होता है रिडक्शन। और रिडक्शन करने के लिए हमारे पास रिड्यूसिंग पावर कौन है, तो NADPH2 था, जो कि टूट के बनाता है NADP प्लस प्लस 2H प्लस, और ये 2H प्लस जाके जुड़ेगा
13/PGA के साथ और आपको बना देगा 13/PGAL। अब मेरी बात को एक चीज सुनना, इसको मैं लिख के मिटा दूंगा बट सुनना। आदमी दो टाइप के होते हैं। एक आदमी वो होता है जो कि पीता है इसलिए पागल हो जाता है, ठीक है। PGA, पी रहा है इसलिए वो पागल हो रहा है। और दूसरा आदमी होता है वो पागल होता है इसलिए पी रहा होता है। समझ रहे हो बात को, कि एक आदमी है जो पी रहा है इसलिए पागल है और दूसरा आदमी है जो पागल है इसलिए पी रहा है। अब दोनों में क्या चीज है ध्यान सुनना। ये जो पी रहा है इसलिए पागल है, ये काम होता है फोटोसिंथेसिस में, और पागल है इसलिए पी रहा है, ये काम होता है रेस्पिरेशन में। और रेस्पिरेशन के कौन से प्रोसेस में? ग्लाइकोलाइसिस में। इसीलिए इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। समझ रहे बात को? अब ध्यान देना, टोटल कितने को रिड्यूस करना था? 12 को, ठीक है। यानी 13/PGL कितना बनेगा? 12। यानी NADPH2 की भी कितना बनेगा? कितना लगेगा? 12। NADPH2 यहाँ भी 12 12। समझ रहे बात को? अब ध्यान दे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, वरना डिस्टर्ब करेगा। अब देखो एक चीज, ये वाला जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस हो गया आपका कार्बन फिक्सेशन। ये जो प्रोसेस था ये क्या हो गया आपका? रिडक्शन। अब तीसरा प्रोसेस भी आएगा लेकिन उसके पर ध्यान देना। टोटल 13/PGA कितना हमारे पास? 12। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तरफ आ जाएगा 10 13/PGAL और एक तरफ आ जाएगा 2 13/PGAL। ऐसे इसमें इंटरमीडिएट बहुत सारे बनते हैं, बट उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इसके पास कितना कार्बन? 6 कार्बन। इसके पास कितना कार्बन? 30 कार्बन। ये जो 6 कार्बन है ये जाके आपका बना देता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और ये आगे चल के आपका क्या बना देगा? ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज में कितना कार्बन था? 6 कार्बन। इसके वन, अब देखो हिसाब बराबर है कार्बन का, और ये जो 30 है ये चला जाता है RUBP के रीजेनरेशन के लिए। देखो RUBP में भी 30 कार्बन था, इसके पास भी कितना कार्बन है? 30। तो ये चल जाता है किस प्रोसेस में? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। और इसमें टोटल खर्चा होता है कितना? तो इधर 12 खर्चा हुआ था, यहाँ पे खर्चा होता है 6 ATP। यानी 6 ATP टूटेगा और क्या देगा आपको? 6 ADP प्लस 6 IP, और इससे आपका रीजनरेशन होता है। अब एक हिसाब लगाते हैं कि टोटल ATP कितना खर्चा हुआ। तो टोटल ATP 12 यहाँ खर्चा किए थे, 6 यहाँ खर्चा किए थे, यानी टोटल 18 ATP। और टोटल NADPH2 कितना खर्चा हुआ? तो टोटल खर्चा हुआ NADPH2 12, ठीक है। और मिला क्या हम लोग को? तो मिला हम लोग को एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। ये है आपका पूरा पूरा आपका ग्लाइकोलिसिस। एनसीईआरटी में बहुत छोटे फॉर्म में दिया है, मैंने थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके बता दिया पूरा प्रोसेस के साथ। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। तो आ जाओ एक एक स्टेप अप पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो C3 पाथवे के बारे में बात हो रही है, और फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था आपको कि कार्बोक्सिलेशन होगा, और कार्बोक्सिलेशन किसके थ्रू होगा? तो RUBP के थ्रू होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि RUBP बिस फॉस्फेट, राइबोलोज बिस फॉस्फेट, जो कि कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का कंपाउंड है, यानी शुगर है, और वो आपका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है। C3 प्लांट में आपका प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर कौन होगा? RUBP, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आपका जो CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको हम लोग को फिक्स करना पड़ता है, और जब CO2 फिक्स होगा तो आपको क्या मिलेगा? 3 PGA।
अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, और मैं बेसिकली यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP की बात हो रही है। बट एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए ये जो साइकिल है ये 6 टर्न चलता है। तो इसीलिए मैंने जो समझाया था वो 6 मॉलिक्यूल पे समझाया था। जब एक मॉलिक्यूल और एक आरयूबीपी जब मिलेंगे तो आपके दो 3 PGA बनेंगे। आप अपनी इक्वेशन को वहां से भी निकाल सकते हो। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। दूसरी चीज, आरयूबीपी जो है वो ऑक्सीजनेशन का भी काम करता है, इसलिए जो हमारे पास एंजाइम है उसका नाम क्या है, रुबिस्को। और रुबिस्को जो एंजाइम है वो सबसे, समझो कि वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, या फिर यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। ठीक है, तो यहां से आपका दो क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रोसेस है आपका रिडक्शन को लेके, और रिडक्शन मैंने समझाया था कि आपका जो 3 PGA है वो पहले कन्वर्ट होगा 1,3-बाई-PGA में, और 1,3-बाई-PGA कन्वर्ट होगा 1,3-बाई-TgAl में, और इसी प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। अब ध्यान देना, it is a series of reaction leading to glucose formation. Okay, here two ATP molecule of phosphorylation and two NADPH for reduction per CO2 molecule are used. ठीक है, जितना CO2 मॉलिक्यूल होगा, हमने 6 CO2 को लेके चला था, तो भाई हमारा टोटल ATP कितना खर्चा हुआ था, 12 ATP खर्चा हुआ था रिडक्शन प्रोसेस तक, और 12 NADPH2 खर्चा हुआ था हमारा रिडक्शन प्रोसेस तक। तो वही चीज बोल रहा कि 2 ATP पर मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 2 NADPH2 पर मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कोई दिक्कत? फिक्सेशन ऑफ सिक्स, आप देखो यहाँ पे आ गया, फिक्सेशन ऑफ सिक्स मॉलिक्यूल एंड 6 टर्न ऑफ साइकिल आर नीडेड टू रिमूव 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो हम लोग को एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए कितना CO2 चाहिए, 6 CO2 चाहिए, और ये साइकिल कितनी बार चलेगा, 6 बार चलता है। ये प्रोसेस हो गया आपका रिडक्शन, ये हो गया कार्बोक्सिलेशन। अब देखो एनसीईआरटी क्या करता है, आपको वेरी शॉर्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बट ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी नहीं है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है आपका रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, मैंने बताया था कि अगर आप किसी बिजनेस में 10 रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहला आपका ये फोकस होना चाहिए कि भाई हमारा 10 रुपया लौट जाए, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। तो वही चीज है कि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ताकि आपका ये साइकिल कंटिन्यू फॉर्म में चलता रहे, क्योंकि अगर मान लो कि आरयूबीपी आपने जितना लगाया और उतना वापस नहीं आया, तो फिर आपका डार्क रिएक्शन एक टाइम पर जाके खत्म हो जाएगा। इसीलिए जितना आरयूबीपी हम लोग लगाते हैं उसको वापस करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है। अब देखो, इट रिक्वायर्स 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ आरयूबीपी। अब आपको याद होगा कि हमने 6 आरयूबीपी यूज किया था, तो 6 आरयूबीपी जब यूज किया था तो हमको रीजनरेट भी कितना करना पड़ेगा, 6 आरयूबीपी, और 6 आरयूबीपी को रीजनरेट करने के लिए हम लोग का कितना टोटल खर्च हुआ था, तो 6 ATP खर्च हुआ था। ठीक है, हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल 3 ATP एंड 2 NADPH आर रिक्वायर्ड। तो हर CO2 मॉलिक्यूल के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 रिक्वायर्ड है। It is probably to meet the difference in number of ATP and NADPH. There is dark used in dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. अब याद होगा आपको, हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों किया था, और नॉन साइक्लिक में आपका एटीपी भी मिला था और NADPH भी मिला था। साथ ही साथ नॉन जब साइक्लिक की बात करते हैं हम लोग, साइक्लिक में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एटीपी मिला था।
तो ये जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एटीपी मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा एटीपी का यूज हो रहा है। ठीक है, टू मेक वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 टर्न ऑफ साइकिल्स आर नीडेड। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा रखा है। अब ध्यान देना, व्हाट डज गो, अब हम लोग को केल्विन साइकिल में क्या क्या चीजें लगी और क्या क्या चीजें मिली, तो ध्यान देना। 6 CO2 यूज हुआ तो हम लोग को मिला क्या, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। 18 एटीपी यूज किए, 18 एडीपी मिला, और 12 NADPH यूज किए तो 12 NADP मिला। यही है आपका C3 साइकिल। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे C4 साइकिल के बारे में, जो कि पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।